संघ समझने के लिए इस संवाद का उपयोग हो, इस प्रकार आप पूछे उसी प्रकार, और अपनी जितनी जानकारी है उसकी मर्यादा में रहकर अर्थात मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम शमशेर कैंथ और मैं न्यूज 24 चैनल से हूँ। आज की तारीख में जब संघ बना था उस टाइम समझा जा सकता था कि देश गुलाम था, इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत थी। आज की तारीख में फिजिकल ट्रेनिंग क्या सिर्फ फिटनेस का मंत्र है या फिर उसके ज्यादा उसका कुछ आप जरूरत देखते हैं उसकी संघ के अंदर जो दी जाती है? तो शारीरिक कार्यक्रम ये कोई विशेष पर्पज के लिए होते हैं ऐसा नहीं। शारीरिक कार्यक्रमों का सभी के जीवन में उपयोग है। शरीर मन बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए, और स्वस्थ व्यक्ति की जरूरत है स्वस्थ राष्ट्र होने के लिए। तो एक तो रूटीन है, जिसको संघ में नहीं आना है उसको भी एक्सरसाइज की आवश्यकता तो है, और केवल फिजिकल वेलबींग के लिए नहीं, ये स्वस्थ मानसिकता का भी लक्षण है। अच्छे खिलाड़ी मजबूत इंसान भी होते हैं। जीवन में संकट आते और उनके झेलने की उनकी क्षमता उनकी बनती है। ऐसे शरीर मन बुद्धि से मजबूत बने, इसलिए शारीरिक कार्यक्रम सब प्रकार के उनको उपयोग है। और शारीरिक कार्यक्रमों की संघ में योजना उसी के लिए की गई है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रतिक्रिया के स्वरूप अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है इसलिए फिजिकल प्रोग्राम चाहिए, ऐसा नहीं है। फिजिकल प्रोग्राम फिजिकल वेलबींग के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए आवश्यक बात है। उसी रूप में संघ के कार्य पद्धति में उसको ले लिया है और उसी रूप में वो चलता है। सर, मेरा नाम हामिद चौधरी है, मैं IBM 7 से हूँ। हाल ही में गुजरात के अंदर मोदी सरकार ने बापू आसाराम के आश्रम में काफी क्रैकडाउन किया और वहाँ पर काफी धरपकड़ हो रही है। क्या इस बारे में बापू आसाराम ने आपसे कोई बात की है या कोई मुलाकात की है, और इस सारे मामले पर आपकी अपनी क्या विचार है? उनकी हमारी सीधी बात हुई नहीं, लेकिन ये विषय हमारे कान पर आया है और हमारे लोग वहां पर सरकार से मिले भी है। एक कानून की बात होती है, एक कुछ घटना हुई उसकी बात होती है, और दूसरी तरफ एक संत है, उनका भी एक पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रखकर सरकार एक संतुलित विचार करे और निर्दोषों को कष्ट न होने दे, इतनी बात हमने सरकार को कही है। और हमको लगता है कि वहां की सरकार इस बात को देखेगी। सर, मैं विशाल जो इब्राहिम रिपोर्ट आई है, 17 साल लग गए रिपोर्ट आने को, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, रिपोर्ट के बारे में जो प्रकाशित हुआ है उससे तो ये 1993 में भी यही बात कही जा सकती थी। उसके लिए इतना पैसा और इतना समय जाया करने की आवश्यकता नहीं थी। फैक्चुअली भी बहुत उसमें गलतियां है, एरर्स है। तो ये सारी बातें हैं, तो आज उसके क्रेडिबिलिटी पर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह उसमें नहीं थी। आंदोलन जरूर हुआ था, सारे जनता की, हिंदू जनता की भावना थी, वहां इकट्ठा हुई थी, उसके भावना की कदर नहीं हुई, इसलिए उसके असंतोष का एक उद्रेक हुआ और बिना योजना के उसने उस ढांचे को समाप्त कर दिया। ये बात सही है, लेकिन उस पर कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह नहीं, ये सत्य बात है। अब लिबरल आयोग ने क्या बात की, किससे बात की, कैसे बात की, ये सारा अपने सामने है, और उसमें कितने एरर्स है। और इतना सब होने के बाद भी मोटे तौर पर जो पहले से कहा गया है आंदोलन के विरोधी लोगों के द्वारा, वही कहते हुए उसने अपनी बात समाप्त की। आज कहीं पर मैंने समाचार पढ़ा है कि 2 जस्टिसों ने भी ये कहा है कि ऐसे आयोगों पर निवृत्त न्यायाधीशों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वासार्हता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे लगता है उनकी ये कमेंट पर्याप्त है कि जुडिशियरी में से ही ये कमेंट आया है, तो लिबरल आयोग के स्टेटस पर वो पूरा प्रकाश डालती है। भागवत जी, मैं ट्रिब्यून से हूँ। मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि बीजेपी सबसे पार्टी है, संघ का इसके ऊपर कोई ऐसा दबाव, जब संघ ये कहता है कि इस बार भाजपा का प्रेसिडेंट जो दिल्ली से बाहर से बनेगा, तो उसकी चर्चा भी होती है, तो इसमें लगता नहीं कि बीजेपी आपसे कोई RSS से निरपेक्ष है इसके बारे में? तो वो आपने सुना है आज तक स्वयं ठीक से? मैंने ये कहा था कि मुझे ऐसा उनके तरफ से बताया गया है, उनके तरफ से बताया गया है, ऐसा मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा था कि हम कह रहे हैं कि बाहर से बनेगा। हाँ, वो भी बताना चाहिए था कि नहीं,
ये एक मेरे लिए आत्मपरीक्षण की बात है, लेकिन उन्होंने जो बताया वही निकला, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। भागवत जी, अभी जो मेरे साथी ने एक सवाल पूछा, मैं उसी को, मेरा नाम हरेश वशिष्ठ है और दैनिक ट्रिब्यून से हूँ। मेरे साथी ने जो सवाल पूछा मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके साथ उससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है। वो ये है कि जो भारत के अंदर हिंदुओं से अलग जो है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख्स है, अब उनके लिए जो संघ है वो क्या सोचता है, उनके लिए संघ अपने दरवाजे हैं क्यों नहीं खोल देता? हिंदू संगठन है तो हिंदू संगठन में जब देश की आप बात करते हैं तो उसमें मुसलमान है, ईसाई है, जब अन्य धर्म के लोग हैं उनके लिए भी। और दूसरा सवाल साथ ही ये है, बाबू जी, अभी नवीन ग्रेवाल जी हैं जो आपके साथ बैठे हुए, उन्होंने आपके परिचय में कहा है कि आप युवा हैं, युवा सरसंघ चालक हैं। तो अभी मुझे जो लगता है कि अगले 20-25 साल तक संघ की जो बागडोर है, संघ की कमान है, वो आपके पास रहने वाली है। तो 20-25-30 साल के बाद आप संघ की जो कमान है अपने उत्तराधिकारी को सौंपेंगे, तो आप कुछ कैसा? मैं संघ को छोड़ जाना नहीं चाहता। हाँ, तो पहला सवाल आपका है, संघ को दरवाजा है ही नहीं, दरवाजे बंद करना खोलना सवाल नहीं है। हम किसी पंथ, जाति, संप्रदाय को बुलाते नहीं, हम हिंदू के नाम पर बुलाते। हिंदू का हमारा एक अर्थ है जो पहले प्रश्न में स्पष्ट हो चुका है, उसको समझकर कोई भी मुसलमान, ईसाई आए, हमको हम पूछते ही नहीं, शाखा में आता है उसका परिचय पूछते हैं, जातिवादी पूछते नहीं। परिचय पर नाम से कभी ध्यान में आता है अगर क्यों मुसलमान और ईसाई है तो हम उसको मत आओ कल से, ऐसा कहते नहीं। हमारे यहाँ पर एक नियम है, भगवे ध्वज को प्रणाम करते हैं, संस्कृत में प्रार्थना करते हैं, अंत में भारत माता की जय करते हैं, शिवाजी महाराज की, गुरुओं की कहानियां बताते हैं। ये सब जिन जिन को चलता है वो सब हमारे यहाँ आ सकते हैं। ऐसा न चलने वाला, अपने आप को हिंदू कहलाने वाला भी हमारे यहाँ आता नहीं। हम किसी को रोकते नहीं और इसलिए दरवाजे खोलने बंद करने का एक सवाल नहीं है। हिंदू शब्द को लेकर हमारा जो अर्थ है उसके बारे में जो भ्रम है उसके कारण दूर रहते हैं, लेकिन हमारे शाखाओं में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, कार्यकर्ता भी है। यहाँ पंजाब में ही एक बार मैं हिमाचल जाना था, रोपड़ उतरना पड़ता है शायद ऊना जाने के लिए ना, तो रोपड़ उतर के सुबह अल्पाहार करके मुझे जाना था। तो उतरने के बाद एक मुसलमान सज्जन मेरा अल्पाहार लेकर आए, तो उनसे परिचय हुआ। उनका मैं स्वयंसेवक हूँ। आप कब से स्वयंसेवक हैं? विभाजन पूर्व से वो स्वयंसेवक है। मैं प्रोग्रेसिव हूँ इसलिए आज ये बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर हेडगेवार के जमाने से ये हमारी स्पष्ट धारणा है कि हम अलग अलग नहीं, हमारा सिक्खा है अपने देश में अलग है, सनातनी अलग है, आर्य समाजी है, मुसलमान है, ये सब अलग अलग, लेकिन समाज के नाते हम सब लोग एक हैं। हम उसको हिंदू कहते हैं, आप इंडियन कहो, भारतीय को, जो भी आपको कहना है कहो, लेकिन हम एक है, इसकी मान्यता रहे, ये हमारा केवल आग्रह रहता है और कोई बात नहीं। इसलिए दरवाजे खोलने बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं। फिर दूसरी बात आपने पूछी, 30 साल के बाद मैं जो देख रहा हूँ संघ कार्य, मैं रहूं न रहूं, आपने कहा 20-30 साल मैं रहूंगा, गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। संघ का जो विचार बनेगा वो होगा, लेकिन 30 साल के बाद मुझे लगता है कि संघ में सारा समाज और सारे समाज में संघ, ऐसा संघ का एक समाज में रूप देखने को मिलेगा। संघ की एक्सेप्टेबिलिटी सर्वदूर होगी, ये रूप देखने को मिलने वाला है। मैं रहूं न रहूं, लेकिन उस समय जो कोई होगा वो संघ को इसी रूप में देखेगा, ये मेरी मान्यता। भागवत जी, मैं रवि प्रकाश तिवारी हिंदुस्तान अखबार से हूँ। बात चल पड़ी है युवाओं की, तो मैं वो पूछना चाहूंगा, आज की कमान भारत की खास करके युवाओं के हाथ में जा रही है और जहाँ तक संघ की स्थिति है, युवाओं का जुड़ाव अपेक्षाकृत कम रहा है पहले की तुलना में और इन दिनों में बढ़ी है। पिछले दिनों संघ ने शुरू किया था आईटीज और जीपीओज में के लिए अलग से शाखाएं लगाने का कार्यक्रम, लेकिन वह भी चलता रहा। तो आने वाले दिनों में आपने तो कहा कि आप आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, लेकिन आपकी क्या योजनाएं हैं वो जरा बताएं, उसको थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने को जाना चाहिए।
एक बात इस निमित्त तो मैं साफ कर देता हूँ, वो सबसे पहला तरुण सरसंघ चालक ऐसा जो कहा जाता है ना, डॉक्टर विभाग के बाद गुरुजी सरसंघ चालक बने 35 साल के आयु, उनकी आयु 35 साल की। उसके बाद मैं हूँ, शायद बाला साहब देवराज और उनका बनना और मेरा बनना इसमें 1 साल का अंतर होगा तो होगा। युवाओं का प्रमाण संघ में कम हुआ है, ये आपकी गलतफहमी है, जिन्हें मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूं, आपको फैक्ट बता रहा हूं। अपने देश की जनसंख्या में जिस आयु वर्ग का जितना प्रमाण है उतना संघ में है, और युवाओं का उससे ज्यादा ही है। यानी हमारे यहाँ संघ शिक्षा वर्गों में 15 साल के ऊपर के लोग आते हैं और 40 साल के ऊपर के लोगों को हम प्रौढ़ मानते हैं, 40 साल के अंदर के लोगों को हम तरुण मानते हैं। तो तरुण लोगों के वर्ग अलग होते हैं, प्रौढ़ लोगों के अलग होते हैं। तो दोनों आयु वर्गों की संख्या का प्रमाण हमारे यहाँ ये रहता है 4/5 40 साल के नीचे 15 साल की आयु तक, और 1/5 40 साल के ऊपर, और वो 67 तक लिमिट है, 67 के ऊपर आ नहीं सकते, 67 आयु तक। तो 40 साल से 67 तक की आयु के 1/5 और 4/5 ये हमारा कार्यकर्ता वर्ग इसमें से तैयार होता है। भर्ती तो इससे भी नीचे की आयु में होती है, और उसमें तो लगभग 90% हमारे 30 साल के अंदर के लोग ही रहते हैं। इसलिए युवाओं का प्रमाण कम मगर नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। और उन्हीं युवाओं को पूछकर हमारे कार्यक्रमों में क्या अंतर करना, पद्धतियों में क्या अंतर करना, ये सलाह मशविरा और वैसे प्रयोग, ये प्रक्रिया हमारी 2 साल से चली। उसके नतीजों के आधार पर और जो जो परिवर्तन करना है वो संघ में आ जाएगा। संघ में परिवर्तन होते रहते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन कॉलेज विद्यार्थियों का काम गुरुजी जन्मशती से जरा विशेष फोकस के साथ चला है, और उनमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर और कुछ योजनाएं बन रही है। 2 बैठकें उसकी हो चुकी है और योजनाएं बनती है, उसको क्रियान्वित करके उसके रिजल्ट लेते हैं, उसका विश्लेषण करके उनको एक बदल के स्वरूप में कार्य पद्धति में जोड़ते। ये प्रक्रिया चली है और 1-2 वर्षों में वो पूर्ण हो जाएगी। मोहन जी, मैं यशवीर, इंडिया न्यूज से। एक सवाल तो था मेरा आपसे ये है कि आपने अपने प्रस्तावना की शुरू में कहा है कि संघ के बारे में कम जानकारी या सही जानकारी नहीं है लोगों को ज्यादा से, तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा ये कि कांग्रेस और बीजेपी में से किसका सत्ता में आना आप देश के हित में मानते हैं? संघ का काम जरा अनोखा काम है, समझने में कठिन है। फ्रॉम नोन टू अननोन ऐसे इसको समझा नहीं जा सकता। केवल इसके बाह्य रूप को देखकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जाता। संघ को एग्जैक्टली समझना है तो संघ को अनुभव करना पड़ता है। वर्णन नहीं, अब भाषण होगा कल मेरा, संघ के बारे में ही बोलूंगा, तब लोगों को लगेगा कि संघ समझ में आ गया, मुझे लगेगा कि मैंने समझाया, लेकिन पूरा हो नहीं सकता। समझ भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। जैसे चीनी की मिठास बोली तो जा सकती है, तो बहुत सारे लोग चीनी खाने वाले हैं, तो चीनी मीठी है इतना, लेकिन वास्तव में समझना है तो 1 चम्मच खानी चाहिए। वैसे ही संघ में आकर 1-2 साल देखता है, उसको समझ में आता है। ऐसा 1-2 साल आकर संघ को समझने की बुद्धि से अगर आपने देख लिया तो जल्दी समझ में आएगा। ये एक कठिनाई है। दूसरी कठिनाई है कि संघ को अभी हमने इतना बड़ा किया नहीं था अब तक। ये तो इमरजेंसी के बाद संघ सर्वदूर मालूम हो गया। इमरजेंसी में जो आंदोलन हुआ उसके बाद उसका बढ़ना शुरू हुआ। इसलिए जैसे जैसे हम जा रहे हैं लोगों तक, वैसे वैसे लोग उसको समझ रहे हैं। तीसरी बात है कि इसके बारे में इन सब कारणों से लेकर और स्वार्थी तत्व करवाते ही इसलिए भी एक जो अपप्रचार चला है, तो उसके चलते कभी कभी लोग टेकन फॉर ग्रांटेड संघ वाले, अरे वो तो क्या दकियानुसी लोग ऐसा मानते हैं। फिर जब कभी संपर्क में आते और देखते तो उनको बड़ा धक्का लगता है कि हम तो कुछ दूसरा ही मानकर चले थे। ऐसा भी होता है। ये तीनों बातें इसके कारण जरा स्लो है संघ के बारे में समझ, लेकिन अब वो कठिनाई बहुत हद में दूर हो रही है, ये हमारा अनुभव। भागवत जी, और एक बात पूछी थी, वो क्या थी? कांग्रेस। हाँ, तो वो तो चुनाव के समय स्वयंसेवकों ने करने का विचार होता है। संघ एज तक उसका विचार नहीं करता,
स्वयंसेवक हमारे नीतियां किसकी क्या है, उम्मीदवार किसके कौन है, देखकर मतदान करते हैं। हमारा पॉलिटिकल इनपुट केवल इतना रहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो प्रश्न है, राष्ट्र की सुरक्षा है वगैरह, इसके बारे में हमारा मत रहता है। वो राष्ट्र नीति है, राजनीति नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, प्रचार भी करते हैं। और स्वयंसेवक हमारे ये प्रयास करते हैं कि सब लोग मतदान करें, किसी को भी करे लेकिन सब लोग करें। 100% मतदान होना चाहिए, डेमोक्रेसी ठीक रहे इसलिए, और मतदान मुद्दों पर होना चाहिए, विचार करके होना चाहिए, छोटी बातों पर मतदान नहीं होना चाहिए। इतना प्रयास हमारे स्वयंसेवक करते, उतना ही उस प्रोसेस में हमारा हिस्सा रहता है। बाकी कौन सी पार्टी सत्ता में आए वगैरह और हित तो उसके कारण देश का होगा कि नहीं, वो बहुत फैक्टर्स हैं। इसे उसी समय स्वयंसेवकों ने करने का विचार है, स्वयंसेवक करते हैं, हमको करना नहीं पड़ता संघ के नाम। बाबू जी, शमशेर कैंप में दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने अभी 3-4 सवाल पहले जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब में कहा था कि संघ सबको जोड़ना चाहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन 1992 6 दिसंबर को जो हुआ, बाबरी मस्जिद गिरी, आपने कहा वो पैशन में गिर गई थी, सेंटिमेंट रिस्पेक्ट नहीं हुए इसलिए गिर गई, लेकिन संघ ने आज तक कभी बाबरी मस्जिद गिरने पर अफसोस जाहिर नहीं किया। लालकृष्ण अडवाणी ने किया तो ऐसा लगा कि उनका पॉलिटिकल करियर अब शैम्बल्स में हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं ये बोलने के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरने से मुसलमान बिल्कुल अलग हो गए हैं संघ से, क्या आप वापस उनको लाने के लिए ये कहने के लिए तैयार हैं कि ये एक अफसोसनाक घटना थी? देखिए, हमारे इन सारे समाजों में जो डायलॉग्स बढ़े उसके बाद ही बढ़े हैं और हमको अधिक समझ ले रहा है, संघ को मुसलमान और ईसाई समाज अधिक समझ ले रहा है। इसको आप वो 92 के एपिसोड से मत जोड़िए, उसका इससे कोई संबंध नहीं। हमारे इंटेंशन प्योर है, हमारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं है, कुछ नहीं। बाबरी ढांचा गिरा, उसके कुछ अलग कारण, वहां राम मंदिर बने इसलिए हम आंदोलन करते आए हैं, करते रहेंगे, आंदोलन होगा तब हम उसमें रहेंगे और इसलिए अफसोस वगैरह का प्रश्न नहीं उठता। वहां जो हुआ है वो, वहां जो जमाव हुआ था लाखों लोगों का, समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें था, उसमें मुसलमान कारसेवक भी थे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुई, ऐसी उनकी भावना हुई, इसलिए हुआ। और इसलिए जो उसके लिए जिम्मेवार है उनको अफसोस करना चाहिए, हम नहीं करते। भागवत जी, दैनिक जागरण से केवल भारती बोल रहा हूँ। सिख संगत को लेकर के कहीं कहीं कंट्रोवर्सी नजर आ रही है, विशेषकर पंजाब भाजपा का जो संगठन है या अकाली दल जो उनका मित्र है, उसमें भी थोड़ा सा इसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुई हैं। आप इसको सिख संगत को जिस तरह से चला रहे हैं उसको एक तरह से ये माना जा रहा है कि अलग से आपने एक अकाली दल खड़ा कर दिया है, इसके बारे में क्या है? दूसरा सवाल, जो संघ में एक बार शामिल हो जाता है, क्या उसको आप कभी बाहर भी निकालते हैं या वो अपनी मर्जी से जाता है या आप निकालते हैं? सिख संगत अपने आप को चलाएगी और वो आपके प्रश्नों का जवाब देगी। अगर सिख संगत के बारे में कुछ गलतफहमी कहीं पर है तो उसको दूर करना उनका काम है। दोनों तरफ से अगर हमको पूछा जाएगा, कोई सहायता के लिए कहा जाएगा, हम करेंगे। लेकिन ये सवाल आपका सिख संगत के लिए है, उन्हीं को उसका जवाब देना चाहिए। संघ में अपने मर्जी से लोग आते हैं और एक बार जिसको हम स्वयंसेवक कहते हैं उसको हम स्वयंसेवक वो नहीं है ऐसा मानते नहीं। संघ में स्वयंसेवक को निकाल देने का अधिकार केवल सरसंघ चालक को है और मेरे पहले 5 सरसंघ चालक हो गए, किसी ने अभी तक उसका उपयोग किया नहीं, क्योंकि इन बातों पर निकालना वगैरह, इन बातों पर हमारा विश्वास नहीं। भाई अपने समाज के सब लोग हैं, सभी लोग हैं, जो स्वयंसेवक है वो भी है और जो अभी स्वयंसेवक नहीं बने वो भी अपने ही है। जितना बन सकते हैं उनको अच्छा करना चाहिए और लेना और निकालना ये क्या, हम सबका जोड़ने का काम कर रहे हैं और जोड़ के अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं बना तो उसको तोड़ेंगे क्यों, अच्छा बनाएंगे, तब तक उसको सेफ डिस्टेंस पर रखेंगे, इतनी बात हम करते हैं। निकालने की बात हमारे यहाँ नहीं होती। किसी को लगता है कि हम बाहर चले जाए संघ से तो वो जा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको नहीं कहते कि वो बाहर गया है, हम उससे अपना संबंध तोड़ दें। हेलो, संघ के एजेंडे में काफी पहले धारा 370 और समान नागरिक संहिता रहा करता था।
लेकिन बाद के काफी समय में ये दो जो मुद्दे हैं, ये लगता है कि संघ से छूट गए हैं या संघ इससे बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। तो अब क्या संघ के एजेंडे में है ये दोनों मुद्दे? एजेंडे में का मतलब क्या है? ये संघ के विचार के मुद्दे हैं, अभी भी है, उस समय भी थे। उसके बारे में संघ का उस समय जो मत था वो आज भी है, वो बदला नहीं है। इसके बारे कई बार संघ इसके बारे में बोल चुका है, अभी भी बोलता हूं, मैं कई बार बोला हूं इसके बारे में। तो इसलिए आपको लगता होगा कि अभी एजेंडे में, ऐसा नहीं है, वो है, हमारे विचार के मुद्दे हैं, क्योंकि वो देश के और अखंडता और सुरक्षा से संबंधित है, और उसके बारे में पहले जो संघ सोचता था वही आज भी सोचता है। भागवत जी, आपने कहा है कि आप सभी को सलाह मशवरा देते हैं। पीछे बीजेपी में काफी उथल पुथल हुई तो सभी सीनियर लीडर्स आपकी तरफ भागे, और वैसे है दूसरी बात ये है, तो उसमें क्या बीजेपी वाले सिर्फ आपसे सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं? दूसरी बात ये है कि आपके जो आरएसएस के वॉलंटियर्स हैं, उनका मेन काम क्या है? क्योंकि आप ना तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ना ही आप किसी कोई आपकी धार्मिक संस्था है। तो इसमें प्लीज बताइए कि आपके ये जो वॉलंटियर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या काम है? तो बीजेपी के लोग हमारे पास केवल सलाह मशवरा के लिए आते हैं, क्योंकि हम और क्या कर सकते हैं? हमारे पास है कुछ नहीं, हम सलाह दे सकते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं। हमारे संयोजकों का काम है दोस्ती करना और सबको शाखा में लाना। शाखा का एक ट्रेनिंग है अच्छा व्यक्ति बनने का, उसमें सबको नियमित रखना। इतने काम की उनसे अपेक्षा है। बाकी कुछ काम समाज के हित में करना, वो चाहे तो करे, न चाहे तो न करे। संघ की अपेक्षा उनसे इतनी है कि वो अपनी दोस्ती समाज में बढ़ाए, स्वयं अच्छा रहे और अपने संगति से और संघ के शाखा में लाकर लोगों को अच्छा बनाए। भागवत सर, मुझे ये पूछना है कि आपने कहा मंदिर आंदोलन से आरएसएस सदैव जुड़ा रहा। मंदिर आंदोलन में जुड़े रहने वाली बात है, तो मंदिर तो आज तक नहीं बन पाया है। और दूसरी चीज जो बनाने के उसमें कर्णधार थे उस समय, तो कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री भी थे और उनकी विशेष उनका योगदान था, उनसे भी आरएसएस ने और बीजेपी ने किनारा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जब आज वो सिर्फ बीजेपी की तरफ मुखातिब है, आरएसएस से भी वो संपर्क में है, तो ऐसी स्थिति में कल्याण सिंह जैसे लोग जो मंदिर आंदोलन के एक मेन कर्णधार थे, तो ऐसे लोगों के साथ में बीजेपी और आरएसएस का क्या रूप रहेगा? क्या मंदिर आंदोलन के कर्णधार संत महात्मा है, उनकी एक निर्णायक समिति है, वो निर्णय करती है, उसके निर्णयों के अनुसार संघ चलेगा। जहां तक कल्याण सिंह जी का सवाल है, संघ के बारे में क्या करना क्या नहीं करना, उनका अपना सवाल है। वो तो संघ के तहसील कार्यवाह रह चुके हैं पूर्व में। जैसा मैंने अभी कहा, संघ के स्वयंसेवकों के बारे में संघ क्या सोचता है, वैसे ही हम उनके बारे में सोचते हैं। भागवत जी, मैं अशोक कुमार हूँ, नई दुनिया से। हम एक तरफ कहते हैं कि महिलाएं और पुरुष समान है, तो महिलाओं को संघ की शाखाओं से दूर क्यों रखा जाता? दूर नहीं रखा जाता, उसका एक इतिहास है। ये सवाल लेके डॉक्टर हेडगेवार के पास एक महिला आई कि आप समाज को संगठित करना चाहते हो, 50% तो महिला है, वो आपकी शाखा में नहीं आएगी तो कैसे होगा? अब वो जो समय था 1934-35 की बात, उस समय तो अपने समाज में इतना नहीं था खुलापन, तो कुछ कठिनाई थी। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि बात तो आपकी सही है, लेकिन हम तो इसको कर नहीं सकते आज की स्थिति में, कोई महिला करेगी तो हम मदद करेंगे। तो उन्होंने एक काम शुरू किया और उन्होंने संघ से बात करके ये मनवा लिया कि देखो, महिलाओं का संगठन हम करेंगे, आपको नहीं करना, आपको हमारी मदद करनी है। पुरुषों का आप कीजिए, हम नहीं करेंगे, हम पैरेलल चलेंगे, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके अनुसार राष्ट्र सेविका समिति नाम का संगठन महिलाओं का संगठन करने का काम इसी तंत्र को लेकर कर रहा है, उसको हम मदद करते हैं, उस करार का हम सम्मान करते हैं। हमारे पास अब सिर्फ एक आधे सवाल का ही टाइम है। प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट टू क्वेश्चन। मैं जगतार सिंह स्पोक्समैन हूँ। मेरा एक सवाल है कि बीजेपी, आरएसएस और महाराष्ट्र शिवसेना उन्होंने आपसी अलायंस हैगा। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? वो बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस,
बीजेडी वगैरह ये सब जो है ना एक डिफरेंट सेट है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी। संघ इसमें आता नहीं, ये एक डिफरेंट सेट है, अकेला ही है संघ। वो सोशियो कल्चरल बातों में और समाज का संगठन करता है, राष्ट्रनीति के मुद्दे पर बोलता है। तो इनके अलायंस का सवाल नहीं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं है और सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस, क्योंकि सब समाज को संगठित करना है, सब अपने हैं और राजनीति में कोई अपना नहीं है, ये इसकी पोजीशन है। और अभी पूना में कार्यक्रम हुआ था 23 नवंबर को, नहीं 16 नवंबर को, सार्वजनिक कार्यक्रम। उस समय जो दूसरा सवाल आपने पूछा उसके बारे में मैंने भाषण सार्वजनिक किया है। मैंने कहा है कि सारा भारत सारे भारतीयों का है और सब भारतीय सर्वत्र रह सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते। लोकली कुछ प्रश्न निर्माण हो जाते हैं तो उन प्रश्नों को सुलझाना ये बात ठीक है, लेकिन देश की एकता के ऊपर हमारी भाषा नहीं है, हमारा प्रांत नहीं है, हमारा जाति नहीं है, हमारा पंथ नहीं है। ये संघ की नीति रही है हमेशा, देश के एकता के ऊपर हम इसको नहीं मानते। There's a little bit of good news. We've got a message saying that we have another 10 minutes for interaction. And so, Mr. Ashok Malik. मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या संघ के स्वयंसेवक और राजनीतिक दलों में भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, हिंसा पर विश्वास रखने वाले और देश के बाहर निष्ठा रखने वाले दल को छोड़कर किसी भी दल में अपना स्वयंसेवक जा सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं। भागवत जी, अडवाणी साहब ने अपनी किताब लिखी माई लाइफ माई कंट्री। उसमें उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वो दरबार साहब पे हमला करे, लेकिन उन्होंने जोर डालने पे इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थान पर हमला करवाया। आप क्या मानते हैं, ये जो सलाह उन्होंने दी अडवाणी साहब ने इंदिरा गांधी को, क्या ठीक थी? अब ये अडवाणी जी और इंदिरा जी, इनको जानकारी है और इन्हीं का मामला है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। इसी के साथ सप्लीमेंट्री है, क्योंकि आप समाज को एक लेवल पे लाने के प्रयास कर रहे हो, आपकी अपनी सोच क्या कहती है कि दरबार साहब से जो हमला हुआ वो? हम किसी बात में झगड़ा नहीं चाहते, मिलजुल कर सब रहे, इतना ही चाहते। अब उस समय क्या होता और क्या किया जाता, ये सारी इफ्स एंड बट्स वाली बात है, उसके बारे में कुछ भी बोलना ये ठीक नहीं है। हमारी भावना यह है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, बिल्कुल आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की श्रद्धाओं का पूर्ण आदर होना चाहिए। दैनिक जागरण से हूँ, मंजीत से। आप पंजाब की धरती पे आए हैं। पंजाब की कई सारी सीटें हैं जिनको ये माना जाता है कि दिल्ली की देन है। दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की। उनमें से एक पीढ़ ये है जो बार बार हर वर्ष उठती है कि 84 के जो राइट थे उसका इंसाफ सेंटर ने नहीं दिया। संघ अपने आप में देश में एक एकता अखंडता की बात करता है। इस इशू पर उसका पर्टिकुलर क्या आपका कमेंट होगा, इस पे आप क्या सोचते हैं आप, और आपने इस मामले में सिखों को इंसाफ दिलाने में क्या कदम इससे पहले उठाए? ये मेरा। उस समय हमने राहत में बहुत काम किया है और जब जब ऐसी मांग उठाने का वक्त आया या हमसे उठ सकती है, हमारे जुरिस्डिक्शन में हम उठाते हैं। हमारा मानना है इंसाफ होना चाहिए, देश का कानून और जिस पर गुजरी है, जिसने झेली है, उन दोनों का समाधान हो, ऐसा समाधान होना चाहिए। भागवत जी, इंडिया टुडे ग्रुप से अरविंद छाबड़ा हूं मैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं ऑफ लेट। आपको लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई डेंजर पैदा कर सकती है, और जो गवर्नमेंट जिस तरीके से इनको हैंडल कर रही है, आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं इससे? इसके बारे में मैंने इसके पहले भी कहा है कई जगह। देखिए, हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि चीन कई बार अपने प्रदेशों पर दावा बोल चुका है। तो हमको ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं कहना चाहिए कि कुछ तो भी होगा। यानी किसी भी एक्सट्रीम पर जाना गलत है, हमको बैलेंस रहना पड़ेगा। झगड़ा न हो, ये अपनी सदिच्छा है, वो जायज है, लेकिन झगड़ा हुआ तो हम कच्चे न रहे, इस दृष्टि से सावधान भी रहना है।
तो मिलिट्री, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी, इन तीनों क्षेत्रों में अपनी तैयारी पूरी रखकर हमको शांति के साथ, अपने देश के सम्मान के साथ कोई समझौता न करते हुए समाधान ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भागवत जी, 1984 के दंगों की पीड़ा हर किसी ने हर मंच पे उठाई, लोकसभा में उठाई, बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया। उन 80 के दशक में पंजाब में बहुत जरूरत तैर रहा और उसमें बहुत से लोग निर्दोष मरे। उसका दर्द आज तक किसी ने उठाया, भाजपा ने भी उसे कभी कोई किसी मंच पे उसको उठाने की कोशिश नहीं की। अब गोल्डन टेम्पल में जो उसके लिए जिम्मेवार जो लोग थे उनकी तस्वीरें लगती हैं, भाजपा से कुछ नहीं बोलती। आप समझते देखिए, उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। देखिए, वो दंगे जब हुए तब सारे भारत में संघ ने बीच बचाव करके आपस में झगड़ा न हो, हुआ है तो जो झेल रहे हैं उनको राहत पहुंचे, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए काम किया है। तो ये झगड़ा न होने की भावना जानी चाहिए। दंगे हुए हैं तो दंगाइयों की मार जिन पर पड़ी उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये सारी बातें हम करते हैं। बाकी सारे सवाल जिस मंच पर चर्चा उसकी हो रही वहाँ हो जाए। सवाल ये था कि जो हिंदुओं को मारने में रिस्पॉन्सिबल रहे भिंडरावाला और उनकी गोल्डन टेम्पल में तस्वीर, हम किसी हिंसा का जो बीजेपी की सरकार में हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। तो बीजेपी ने इस चीज का विरोध आज तक तो बीजेपी को पूछे। सर, आप मैंने अपने लिए बोल दिया, संघ के लिए मैंने बोल दिया, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हमारे संविधान में हिंसा पर विश्वास रखने वाला संघ का संशोधन नहीं हो सकता, ये हमारे संविधान में। भागवत जी, मैं आदित्य हूँ सीएनईबी से। आपने कहा कि आरएसएस का लक्ष्य है राम मंदिर का निर्माण करना, कानून और संविधान से आप ऊपर होकर नहीं चलेंगे, आपने कहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी सरकार के सहयोग के बिना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है? और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है, आपने कहा कि आरएसएस को जो स्वयंसेवक है वो बीजेपी के अलावा भी उस दल में जा सकता है जो राष्ट्र हित की बात करता है, सोचता है। आपको लगता है वर्तमान परिदृश्य में देश में कोई दल ऐसा है और बीजेपी के अलावा जो उस तरह का है जो आपके मापदंडों पर खरा करता है? राम मंदिर बनाना लक्ष्य, संघ का लक्ष्य संपूर्ण हिंदू समाज संगठन करना है। राम मंदिर का आंदोलन हुआ है देश में, उसमें संघ सहयोगी है और रहेगा। और सरकार के सहयोग से बनेगा या कोर्ट के निर्णय से बनेगा या हृदय परिवर्तन से बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा तीनों में समाज में एक वातावरण खड़ा होगा, तब ये तीनों में से कोई बात होगी या तीनों बातें होंगी। तो आखिर समाज जागृति यही उसका जरिया रहेगा। वो करता है आंदोलन, उसमें हम सहयोग। फिर दूसरी बात है कि मुझे कौन सा दल अच्छा लगता है नहीं, ये स्वयंसेवक के व्यक्तिगत सोचने की बात है कि और कोई दल ऐसा है क्या। लगता है तो स्वयंसेवक जा सकता है और कई दलों में ऐसे स्वयंसेवक है, ये मैं बता सकता हूं। टाइगर नरेंद्र आपने नाम सुना है, आंध्र में सुना है ना? जरा पता कीजिए किस दल में वो है। पहले बीजेपी में, अब नहीं, लेकिन वो हमारे द्वितीय वर्ष शिक्षित संसद और वो भी बताते मंच पर। मैं प्रभात शाखा में वाराणसी में एक जगह गया था, तो वाराणसी नगर व्यापारी मंडल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे उस शाखा के घटनायक थे। आगरा में महाशिविर हुआ था, उस महाशिविर में कई बीएसपी के जिला लेवल के कार्यकर्ता भी पूर्ण गणवेश में शिविर में स्वयंसेवक इतना थे, सहभागी हुए। तो इसकी हम गिनती नहीं करते कौन कितने पार्टी के है, कौन कितने जाति के, ये सब हम गिनते नहीं। हम सबको स्वयंसेवक मानते हैं, हिंदू मानते हैं, ऐसी ही हम गिनती करते हैं। इसलिए हम डाटा तैयार नहीं रखते, लेकिन जगह जगह ऐसे सब लोग मिलते हैं। दो आखिरी सवाल, एक उस तरफ से और हेलो, आई एम नंद कुमार फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। Despite Sang's 85 years of working and over 60 years of independence and reservation, that caste feeling, it is getting only strengthened year after year, I can say. What is one doing in that context? Sangha from the beginning has de-recognized caste in its working methodology, and it is working in that way. On other level, due to politics,
the caste feeling, it crops up from time to time. That is right. But a time will come when that also will go. Sangha, without recognizing caste, is going for consolidating the society on a different basis as the sons of Bharat now. And it is obtaining quite a degree of success in that work. So we believe that it will take some time. It is very chronic evil. So it will take some time. But Sangha methodology so far has been successful to totally eradicate from mind this feeling of discrimination. So we feel that once that goal is achieved, then caste will disappear from all walks of life. Unless that goal is achieved, it will not disappear. What is your view on reservation? Reservation, should it? Where there was social discrimination, till the effect of that discrimination is nullified, that reservation is necessary. But it should be a time-bound program given in the hands of a non-political body. Because of politics, eradication of that discrimination is far away and reservation is used for political purposes. There should come a time whenever there will be no necessity of any reservation. That should be the goal of that non-political committee, and it should exercise its powers. All powers should be given to it, and they should exercise the reservation in such a manner that such type of necessity should not arise in society in the future. That is what political body. Because of politics, eradication of that discrimination is far away, and reservation is used for political purposes. There should come a time whenever there will be no necessity of any reservation. That should be the goal of that non-political committee, and it should exercise its powers. All powers should be given to it, and they should exercise the reservation in such a manner that such type of necessity should not arise in society in the future. That is what. Last question. Bhagwatji, my name is Anand Bose. I am from Times of India. Sir, I would like to recite a few lines from the booklet provided by your people outside. Here it has been written, in response to Gandhiji's question in Warda, at that time Dr. Hedgewar had said, my idea of a science sevak is different. I want to prepare selfless people who will volunteer on their own to serve the country. This can never be achieved being a part of a political party. But sir, you had, said from this platform that RSS activists, joining political parties. Don't you feel that RSS is drifting away from its original idea? RSS Swayam Sevak, I said. No office holder of RSS shall join any political party. That is the rule. In our Gatna Act, in charge of 5 people, 5 Swayam Sevak. If he wants to join politics, he has to leave his post. So no office holder of RSS can join politics. Our Swayam Sevaks, they can go to Kisan Sangh, Mazdoor Sangh, political parties, Krida Bharati, that is in sports, or in arts, Samskar Bharati, they can go anywhere. रोहाना जी हमारे सबसे सीनियर पत्रकार हैं, उनका मैं सवाल मना नहीं कर सकता हूँ. So this is the last question. Bhagwatji, I have 2 questions. I'm sorry if मैं लेट आया था तो लास्ट क्वेश्चन मुझे चांस की लास्ट क्वेश्चन का दिया गया है. पहला क्वेश्चन मेरा ये है जी, आपने अभी अभी कहा है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में जो कार सेवक वहां पर गए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस ढांचे को गिराने में, उनमें कार सेवक में कुछ मुसलमान भी शामिल थे. आपने अभी अभी कहा. जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है जी कि उस वक्त जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, सारे मुस्लिम वर्ल्ड गमी के आंसू बहार गए थे. काइंडली टेल अस, किसी लीडिंग मुसलमान पर्सनैलिटी का नाम बता दीजिए कि किसने उस वक्त वहां पर खुशी मनाई थी या कार सेवा में हिस्सा लिया था. नंबर 2 क्वेश्चन, पास्ट में विशेष तौर पर बीजेपी, आपका कहना है कि बीजेपी वाले इस सवाल का जवाब देंगे, और आरएसएस वाले भी
ये स्लोगन लगाते रहे हैं कि अखंड भारत बनना चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफकोर्स भारत, नेपाल वगैरह वगैरह अदर कंट्रीज, वो अखंड भारत बनना चाहिए। क्या आरएसएस आप भी ये स्टैंड पर कायम है अपने? थैंक यू वेरी मच। कल ही मैं अखंड भारत पर दिल्ली में बोल के आया हूं। जुड़ने की इच्छा हमारी, टूटे थे, एक थे, अलग हो गए, जुड़ना चाहिए। जिस बेसिस पर हम एक थे उसी बेसिस पर एक रहना चाहिए। अपनी अपनी पूजा पद्धति, पंथ संप्रदाय सब रहकर भी हम एक रह सकते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। हमको एक होना चाहिए, ये हमारा मत पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारी श्रद्धा का विषय ये बदले जाने। और जहां तक लीडिंग मुसलमान का सवाल है, 2-4 नाम मुझे मालूम है। एक अभी याद आ रहा है, वो मुख्तार अब्बास नकवी का है। अब और भी मुजफ्फर हुसैन है बम्बई के मुजफ्फर हुसैन, वो भी है, नाम है ऐसा। थैंक यू वेरी मच। वी हैड बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन रहा। अगेन थैंक द ऑनरेबल गेस्ट टुडे। नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन अस फॉर टी। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।